हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की एचएसएससी सेट की जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आप लोग के लिए अपलोड कर रही थी। इसके अलावा जो बच्चे J2 प्लस भी PGT कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो UPTG की PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रही थी। तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड करी हैं, आज भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स से शेयर भी कर दीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें परचेज रिटर्न शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ। क्रय वापसी का प्रमाणन किया जाना चाहिए। क्रेडिट नोट, बॉट नोट, गुड्स इनवर्ड बुक्स, कैश बुक। क्वेश्चन कह रहा है कि जो परचेज रिटर्न होता है तो उसका जो प्रमाणन किया जाता है, जैसे आपको पता होगा वाउचिंग का काम किया जाता है। वाउचिंग में क्या होता है कि जो प्रमाणक होते हैं, हमारे पास जो रिसिप्ट्स होती हैं, इनवाइसेस होते हैं, वाउचर्स जिन्हें कहा जाता है, उनसे हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हमें लिखे रखे हैं, जो इंटरेस्ट करी है वो सही है, यानी मैच किया जाता है, मिलान किया जाता है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो वाउचिंग कहलाती है, प्रमाणन कहलाती है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जब क्रय वापसी का प्रमाणन किया जाएगा तो उसके लिए इसमें से कौन सी चीज़ जो होगी वो इम्पोर्टेंट होगी या किससे किया जाएगा, तो वो हो जाता है क्रेडिट नोट। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर कैन बी। एक अंकेक्षक का दायित्व हो सकता है सिविल, क्रिमिनल, सिविल एंड क्रिमिनल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक अंकेक्षक जो होता है उसका दायित्व की अगर हम बात करें लायबिलिटी की, तो उसका दायित्व जो होता है दोनों ही तरह का होता है, दीवानी भी होता है और अपराधी भी होता है। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी, उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों में उसका दायित्व बनता है। तो यहाँ पर दोनों ही तरह का होगा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा कि दीवानी भी होता है और अपराधी भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is not a method of collecting audit evidence? निम्न में से कौन सा लेखा परीक्षा साक्ष्य निम्न में से कौन सा लेखा परीक्षा साक्ष्य को इकट्ठा करने का एक तरीका नहीं है? रिपोर्टिंग, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी या फिर कंप्यूटेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑडिट के लिए एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है जिसके बेसिस पे ऑडिट का काम किया जा सके, क्योंकि बिना जो साक्ष्य होते हैं या फिर एविडेंस होते हैं उसके बिना ऑडिट का काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर उसका एक क्या ऐसा है जो तरीका नहीं होगा। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन भी किया जाता है, जो भी जॉब लोग होते हैं वहाँ पर काम कर रहे होते हैं उससे इंक्वायरी भी की जाती है, ऑब्जर्व भी करते हैं जो अंकेक्षक होगा, ऑडिट होगा या फिर ऑडिटर की जो टीम होती है वो आकर के संगणना भी की जाती है। रिपोर्टिंग का काम नहीं किया जाता उसमें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो भी अकाउंट्स रखने हैं, बनाने हैं, रिपोर्टिंग, ये सारी काम आपके अकाउंटिंग में आ जाते हैं, ये सब आपके ऑडिटिंग में नहीं आते। बाकी ये चारों चीज़ें ऑडिटिंग में आएंगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव बाय द। आंतरिक अंकेक्षक को हटाया जा सकता है मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स के द्वारा, स्टेटरी ऑडिटर या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। तो आंतरिक अंकेक्षक कौन होता है, आंतरिक अंकेक्षक जो होता है जो संस्था में, किसी इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, वर्कर्स, उनमें से ही किसी व्यक्ति में से ही जो व्यक्ति होते हैं उनको बनाया जाता है। तो एक उसके समझ लीजिए कि एम्प्लॉय की तरह होता है, तो उसको रखने का या हटाने का जो काम होगा आंतरिक अंकेक्षक को कौन करता है, जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन, उसी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा जो अंकेक्षक होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरनल ऑडिटर इज वॉचडॉग ऑफ। एक आंतरिक अंकेक्षक प्रहरी होता है मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, आउटसाइडर। कि जो एक आंतरिक अंकेक्षक होता है वो किसका प्रहरी होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंतरिक अंकेक्षक के बारे में पूछा गया है। जो आंतरिक अंकेक्षक है उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, और उसको रिमूव भी कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। वो किसके लिए काम करेगा, तो वो जो मेन काम करता है ये देखना है के लिए कि जो भी मैनेजमेंट ने पॉलिसीज हैं, नीतियाँ बनाई हैं, उसके अकॉर्डिंग उस हिसाब से काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उसकी सूचना वो देता है, उसकी इन्फॉर्मेशन देता है मैनेजमेंट को। तो यहाँ पर वो किसका प्रहरी है, वो प्रहरी हो जाएगा मैनेजमेंट का। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the audit is conducted regularly or irregularly throughout the year, it is called as। जब अंकेक्षक का कार्य नियमित अथवा अनियमित रूप से वर्ष भर चालू रहता है जिसे कहा जाता है कंटिन्यूअस ऑडिट, स्टेटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या फिर इंटरिम ऑडिट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऑडिट का काम है नियमित या फिर अनियमित रूप से वर्ष भर चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। तो कोई भी चीज लगातार चलती रहेगी तो यही कहा जाता है ना, कंटिन्यू चल रही है, सतत रूप से चल रही है, तो वो कहलाता है आपका कंटिन्यूअस ऑडिट या फिर चालू अंकेक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
ऑडिट के जो टाइप्स होते हैं उसमें से एक टाइप है ऑडिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज एक्टिविटीज अंडरटेकिंग बाय ऑल्टर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। निम्नांकित क्रियाओं पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए अंकेक्षक द्वारा की गई इन गतिविधियों को सही क्रम में चयन कीजिए। कि मतलब ये जो काम अंकेक्षक कर रहा है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, पहले एक काम करेगा फिर दूसरा फिर तीसरा, तो वही आपको उसी का एक क्रम बताना है। वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन, वॉचिंग। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो काम होगा, कौन सा काम किया जाता है सबसे पहले किया जाता है प्रमाणन का काम। ये चेक करना कि जो लेखे रखे गए हैं, अकाउंट्स बनाए गए हैं और जो भी प्रमाणक जो हैं वाउचर्स अवेलेबल हैं तो उनमें आपस में मैच किया जाता है कि उसी के अकॉर्डिंग रखे गए हैं कि नहीं, सही एंट्री हुई है या नहीं है, सही अमाउंट में की गई है या नहीं। तो सबसे पहले जो काम किया जाता है वो आ जाता है आपका वाउचिंग का। सबसे पहले वाउचिंग होगी। वाउचिंग करने के बाद क्या किया जाता है, वाउचिंग के बाद काम जो आएगा वो हो जाता है वेरिफिकेशन, यानी कि सत्यापन करना। सत्यापन के ही अंतर्गत क्या किया जाता है, मूल्यांकन का काम आता है। इससे जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड करी थी तो वहाँ पर मैंने बताया था कि सत्यापन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, उसमें मूल्यांकन भी शामिल हो जाता है। तो पहले आपका प्रमाणन आएगा, फिर सत्यापन आता है, फिर मूल्यांकन आएगा। तो करेक्ट आंसर अगर हम कहें कि कौन सा होगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि पहले प्रमाणन, फिर सत्यापन, उसके बाद मूल्यांकन। प्रमाणन में ये चेक करेगा कि एक्चुअल में जो अकाउंट प्रमाणन में चेक किया जाता है कि जो अकाउंट्स हैं रखे गए वो सही हैं या नहीं। उसके बाद सत्यापन में देखा जाता है कि एक्चुअल में वो जो भी एसेट है वो है या नहीं है। उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है ये देखने के लिए कि जितनी वैल्यूएशन पे दिखाया जा रहा है वो वैल्यूएशन सही है या नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो तभी निकालेंगे ना जब हम सत्यापन कर लें कि एक्चुअल में उस जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट है, उस पर उस कंपनी का, उस व्यक्ति का अधिकार है या नहीं, उसके स्वामित्व में है या नहीं, ओनरशिप है या नहीं। तो ये सब करने के बाद ही तो हम उसकी वैल्यूएशन निकालेंगे। डायरेक्ट वैल्यूएशन तो नहीं निकाल लेंगे ना कि आपको पता भी नहीं कि है कि नहीं है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी इससे। पहले प्रमाणन, फिर सत्यापन, फिर मूल्यांकन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF इज सिचुएटेड इन। IMF का प्रधान कार्यालय स्थित है जिनेवा में, पेरिस में, मनीला में या फिर वाशिंगटन DC में। अच्छा क्वेश्चन है, जो IMF है क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म होती है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अक्सर बच्चे यहाँ पर जिनेवा में या फिर जो वाशिंगटन DC में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक करेंसी टेंड्स टू डिप्रिशिएट ओइंग टू। घरेलू मुद्रा में किस कारण ह्रास आता है, कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट, लोअरिंग ऑफ इन्फ्लेशन रेट, या फिर हाई इन्फ्लेशन रेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो घरेलू मुद्रा है किस कारण से उसके मूल्य में कमी हो रही है या होती है, कि स्थिर मुद्रास्फीति दर के कारण, या फिर मुद्रास्फीति दर का निम्न किया जाना, उच्च मुद्रास्फीति दर, या फिर उपरोक्त सभी। तो किस वजह से होता है या किस कारण से होता है, तो वो हो जाएगा कि उच्च मुद्रास्फीति दर यानी कि हाई इन्फ्लेशन रेट। क्योंकि आप मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति का मतलब ये हो जाता है कि जब जो मनी होती है, मुद्रा होती है, इसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें, इस तरह समझिए चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं जब आप मुद्रा बहुत ज़्यादा लेकर के जाते हैं लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम वस्तु लेकर के आते हैं। एक कहावत भी इस बारे में कही जाती थी कि जो है झोला भर के पैसा लेके जाएंगे और जो है सिर्फ मुट्ठी भर सामान लेकर के आते हैं। पहले के टाइम में क्या था, हम मुट्ठी भर पैसे लेकर के जाते थे और झोला भर सामान लेकर के आते थे। आप लोगों ने भी हो सकता है ये कहावत या ये लाइन सुनी हो। अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो मुझे कमेंट करिएगा। तो वही चीज़ है कि आज के टाइम में क्या है, उच्च मुद्रास्फीति दर है, जिस वजह से क्या है जो रेट्स हैं या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जो करेंसी है, डोमेस्टिक घरेलू मुद्रा है, उसमें क्या है डिप्रिशिएट हो रही है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। नाबार्ड की स्थापना वर्ष डैश में की गई, 1970, 1990, 1982, 1947। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना जो है वो किस ईयर में की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो की गई थी वो हो जाएगा आपका 1982, 1982 में की गई थी। 1982 में 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी और उसका पूरा नाम जो है, क्योंकि पूरा नाम भी पूछ सकता है आपका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बहुत ही आसान सा आप लोग को आता होगा ये क्वेश्चन, तो इसका फुल नेम भी नोट कर लीजिएगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। पूरा याद रखिएगा 12 जुलाई 1982, क्योंकि एग्जाम में आपकी पूरी भी डेट लिखी हो सकती है तो वहाँ पर कंफ्यूजन होगी आपको।
एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन बैंक रेट विल बी लोअर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट विल बी। जब बैंक दर नीची होगी तो साख निर्माण होगा। मोर, लेसर, जीरो, नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो बैंक दर है जब वो कम हो जाएगी, कम होगा तो उसमें साख का निर्माण कैसा होगा। बैंक दर क्या होती है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है। तो बैंक दर आपकी क्या हो जाएगी, जो बैंक दर होती है एक ऐसी दर है जिसमें जो वाणिज्यिक बैंक है वो रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं, जो आपके कॉमर्शियल बैंक है वो रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं। यानी कि जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है। तो अगर यहाँ पर आरबीआई उनको कम बैंक रेट जो है उससे लोन प्रोवाइड कराएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण जो होगा, जो लोन है वो आरबीआई से ले पाएंगे। जब वो ज़्यादा लोन ले पाएंगे आरबीआई से तो वहाँ पर क्या होगा, वो ज़्यादा ही लोन दे पाएंगे। जो बाकी के लोग हैं, जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, जो आपके बैंक से लोन लेते हैं, जब इनके पास कम रेट पे आ रहा है तो ज़्यादा लोन उठा पाएंगे। ज़्यादा लोन लेंगे तो ज़्यादा ही उसको बांटेंगे भी, वितरित भी करेंगे, ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, साख निर्माण क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर बैंक रेट आरबीआई बढ़ा देगा तो ये लोग कमर्शियल बैंक कम ऋण ले पाएंगे। अगर ये कम ऋण लेंगे तो ये लोगों को भी ऋण कम देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर दर नीची रहती है तो अधिक हो जाएगा। इसी तरह से जो आपका रिजर्व बैंक होता है वो कंट्रोल रखता है, आपने पढ़ा होगा साख नियंत्रण की जो नीतियां होती हैं, तो इसी तरह से सारी नीतियों से ही क्या होता है, जो रिजर्व बैंक है वो कंट्रोल रखता है मार्केट में साख निर्माण पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ नरसिम्हा कमेटी फॉर द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वाज प्रेजेंटेड। बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए नरसिम्हा समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई इन 1990, इन 1991, इन 1992, इन 1994। तो नरसिम्हा समिति थी, तो एक चीज देखिए यहाँ पर एक आपको आंसर मिल भी गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो नरसिम्हा समिति थी वो किस चीज से रिलेटेड थी, तो किससे थी, वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड थी, इसके लिए गठित की गई थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एक आपको यहाँ पर आंसर मिल गया। दूसरा आ जाता है यहाँ पर कि पूछा है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, कब रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो 1991 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, 1991 में किया था। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा, अक्सर मैचिंग में पूछा जाता है, समितियां एक साइड दे देगा, किस क्षेत्र से रिलेटेड है वो दे देगा, आपको मैच करना होता है। तो जो नरसिम्हा समिति थी किससे रिलेटेड थी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्योरी जेड वॉज डेवलप्ड बाई, जेड सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो आपने पढ़े होंगे मोटिवेशन की बहुत सी थ्योरीज हैं, तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि जेड थ्योरी जो है वो किसने विकसित की थी, हेनरी फोर्ड ने, विलियम ऑची ने, या फिर चार्ल्स एडम्स ने। तो यहाँ पर कुछ नाम तो क्लियरली हट जाते हैं यहाँ पर से कि किसने की थी। तो हेनरी फोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही हेनरी फोर्ड का है। तो आपके जो ऑची थे, विलियम ऑची, उन्होंने जेड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर का एक आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू, अभिप्रेरणा का संबंध है प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभिप्रेरणा होती है उसका संबंध किससे होता है। देखिए अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग ये कभी कभी बहुत एग्जाम्स चल रहे हैं या होने वाले हैं, आने वाले हैं, तो तैयारी तो कर रहे होते हैं, लेकिन जो आज के टाइम की सिचुएशंस बनी हुई हैं कि बहुत मुश्किल वैकेंसीज आ रही हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आता है कि जिस ऑप्शन पे आप चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कब जॉब मिलेगी। तो बहुत सारी बातें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो वहाँ पर आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन कहीं कुछ मोटिवेशन थोड़ा बहुत मिल जाता है, कोई आपको अभिप्रेरित कर देता है, मोटिवेट कर देता है, तो आप क्या होता है, दुगनी कहेंगे कि मेहनत के साथ लग जाते हैं तैयारी करने में। तो मोटिवेशन कब होगा, जब कोई आपको अच्छे से लीड कर रहा है, कोई नेतृत्व दे रहा है, कुछ आपको समझा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, आप और ज़्यादा मेहनत से पढ़ पाते हैं, नेक्स्ट वीडियो को और फौरन देखते हैं। तो इस वजह से ये रहता है कि मोटिवेशन बढ़ता है आपका। तो जो लीडरशिप होती है वो मोटिवेशन से बहुत अच्छे से रिलेट करती है। अगर लीडर हमारा अच्छा है, मोटिवेट अच्छे से करेगा हमको, तो कहते हैं ना कि जो इम्पॉसिबल है वो भी काम पॉसिबल हो जाता है, आप लोग कर जाते हैं। क्योंकि हर किसी के अंदर एक पावर होती है, हम लोग उसे फील नहीं कर पाते लेकिन होती है। सबको मोटिवेट हमें कर देता है, बस हम उसे रियलाइज कर पाते हैं। तो आपको रास्ता सिर्फ दिखा सकता है, चलते तो आप खुद ही है ना। तो मोटिवेट किसी ने किया, लेकिन आपकी ही क्वालिटीज थी कि जो आपने अचीव किया लाइफ में, तो वही कहलाता है मोटिवेशन। जैसे कि अभी आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, प्रबंध का अंतिम कार्य है डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रबंध होता है उसका अंतिम कार्य कौन सा होता है। तो मैनेजमेंट के बहुत से कार्य होते हैं। बिजनेस स्टडीज में मैंने एक आपकी वीडियो अपलोड भी करी थी जहाँ पर प्रबंध के बारे में मैनेजमेंट की मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने पढ़ी होगी, जो 11th की NCERT की बुक्स चलती है उस पर भी मैं वीडियोस लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपकी वो बिल्कुल एक स्टार्टिंग से चीज़ें तैयार हो जाए, बेस क्लियर हो जाए इसके लिए। तो यहाँ पर अंतिम कार्य की अगर हम बात करते हैं कि क्या होगा, तो अंतिम कार्य हो जाता है नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग। सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आपने नियोजन कर दिया, संगठन कर दिया, निर्देशित कर दिया उनको अच्छे से, समन्वय है, सब कुछ है, लेकिन बाद में कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सही से नियंत्रण नहीं होगा, और नियंत्रण यहाँ पर सिर्फ एक ही नहीं है, हर तरह का नियंत्रण होता है कि आपका उनके कार्य किस तरह से वो कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लागतें नहीं आ रही हैं, ये सारी चीज़ें नियंत्रण में आ जाएंगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनफॉर्मल ग्रुप्स कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड, अनौपचारिक समूह संचार प्रणाली को कहा जाता है। ग्रुप डायनेमिक्स, ग्राफाइन, एक्सचेंज, इंटरेक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इसमें आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक आपको स्कूल से कोई प्रोजेक्ट, कॉलेज से कोई प्रोजेक्ट मिला, आपके ग्रुप बने, तो आपने फॉर्मली ग्रुप को बनाया और अपना काम किया। और एक होता है आपके फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ आपको बैठना अच्छा लगता है, ग्रुप स्टडी करना अच्छा लगता है, तो आपने आपस में मिलकर ग्रुप बना लिए, तो वो क्या हो जाएंगे, जो आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए ऑफिशियली वैसे ग्रुप बनाया वो आपके फॉर्मल ग्रुप हो जाएंगे, और जो आपने अपने ग्रुप स्टडी के लिए फ्रेंड सर्कल में ग्रुप बनाया वो हो जाएंगे इनफॉर्मल। तो यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ग्रैपवाइन। जैसे अंगूर का एक गुच्छा होता है, आपस में क्या होता है, अलग अलग तरह से जुड़े होते हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो उसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन भी पूरी जो ग्रुप स्टडी के लिए आपने बनाया, जरूरी नहीं है कि सब आपके एक ही जैसे, एक ही क्लास के हो, एक ही बैच के हों। कभी कभी हम और भी लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, आपस में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। तो यही चीज होती है आपकी ग्रैपवाइन में कि एक स्थित, एक सुव्यवस्थित तरीके से ग्रुप ना बना करके इनफॉर्मली आप बनाते हैं। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑपरेशनल प्लानिंग इज, परिचालन नियोजन है, डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, डन बाय लॉन्ग पीरियड, डन बाय लोअर लेवल मैनेजर्स, या फिर जो कंसर्न विद फर्स्टिंग। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, परिचालन नियोजन होता है, वो क्या है या किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ये पूछा गया है कि उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा होता है, दीर्घकाल के लिए होता है, निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा, या फिर फौजी बस्टिंग से संबंधित है, ये किससे रिलेटेड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि जो ऑपरेशनल, यानी कि जहाँ पर कार्य एक्चुअल में किया जा रहा है, जहाँ पर ऑपरेशनल वहाँ पर बोला जाता है जहाँ पर कोई भी कार्यविधि हो रही होती है, परिचालन किया जा रहा है, जिन लोगों के द्वारा काम कराया जा रहा है, तो वो किसके द्वारा होता है, वो जो आपके निम्न स्तरीय प्रबंध होते हैं, जो फोरमैन जिसे बोला जाता है, उनके द्वारा, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है उन लोगों के द्वारा काम ये किया जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, उन्हीं के द्वारा ये प्लानिंग का काम, नियोजन का काम भी होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिक्वायर्स, अपवाद द्वारा प्रबंध को चाहिए रिपोर्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस, सिलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड रिपोर्टिंग, फुल रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल अचीवमेंट इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ परफॉर्मेंस। क्वेश्चन कह रहा है कि अपवाद द्वारा जो प्रबंध होता है उसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण विचरणों का प्रतिवेदन, जो नहीं उत्तरदायित्व निहित प्रतिवेदन, निष्पादन का पूर्ण प्रतिवेदन, या फिर निष्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक उपलब्धताओं की गणना करना। तो अपवाद द्वारा प्रबंध जो होगा उसमें क्या चीज आएगी, उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है रिपोर्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस, महत्वपूर्ण विचारों का या विचरणों का प्रतिवेदन करना, ये देखना कि कहाँ कहाँ पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर विचरण ज्यादा है, उनकी रिपोर्टिंग करना। जो अपवाद द्वारा प्रबंध है, इसका प्रतिपादन जो किया था वो किसने किया था, इसका प्रतिपादन किया था जो FW टेलर थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका प्रतिपादन किसने किया है या सिद्धांत किसने दिया है, तो किसने दिया है, FW टेलर ने दिया है। और सिद्धांत में है क्या, तो ये सिद्धांत जो है वो एक तरह की टेक्निक समझ लीजिए, मैनेजमेंट की एक तकनीकी का सार है। इसमें मेनली किस बात पर ध्यान दिया जाता है कि जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजमेंट है, वो बहुत ही सारी चीजों पर कंट्रोल ना रख करके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दे, जो कि प्रबंध के लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीजों को जो उसके अधीनस्थ होते हैं उनको ट्रांसफर कर दे या उनको द्वारा किया जाए।
है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर ही अपना सारा ध्यान या चीज़ों को केंद्रित करना। उनकी बाकी चीज़ों को जो अपने अधीनस्थ होते हैं, उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको दे दिया जाए। तो जो इम्पोर्टेंट समस्याएँ हैं, उन पर ही ध्यान केंद्रित करना। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर, एल्टन मायो, पीटर ड्रकर, हेनरी फॉल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और किसने किया था इसका प्रतिपादन? तो आपको पता ही है कि जो 14 सूत्री सिद्धांत थे उसी में से एक सिद्धांत या आदेश की एकता का सिद्धांत है। जो 14 प्रिंसिपल दिए थे वो किसने दिए थे? 14 प्रिंसिपल हेनरी फॉल ने दिए थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आदेश की एकता का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को एक ही अपने जो कुछ उस पर काम कर रहा है उससे आदेश मिले, ऑर्डर मिले, यानी एक अधीनस्थ को एक ही उसके ऊपर के व्यक्ति जो काम कर रहा है उसी से आदेश मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारे लोग उसे आदेश देना शुरू कर देते तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका आदेश की एकता का सिद्धांत हेनरी फॉल ने दिया था। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत से सिद्धांत दिए थे। कार्य का विभाजन है, अधिकार उत्तरदायित्व है, अनुशासन है, निर्देश की एकता है, बहुत से सिद्धांत है। 14 है टोटल पूरे सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द थर्ड स्टेज ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस इज। उपभोक्ता क्रय निर्णय प्रक्रिया का तीसरा चरण है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन सर्च परचेज डिसीजन नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कंज्यूमर जो होता है जब बाई कर रहा होता है किसी चीज़ को, जैसे आप ही लोग हैं कोई भी मार्केट से बाई करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो उसमें आप एक पूरा अपना डिसीजन बनाते हैं। तो उस डिसीजन प्रोसेस का तीसरा चरण या फिर थर्ड स्टेज क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेज होती है, सबसे पहली जो स्टेज आती है, सबसे पहले जो वो सोचता है तो आपकी समस्या की पहचान आती है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करता है वो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या वो उसको ज़रूरत क्या है, उसकी समस्या क्या है, वो उसको खोजता है पहले। फिर आता है कि इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है। जो भी जैसे अगर आपको समस्या हो रही है आने जाने में, आप कॉलेज में अपने, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या सर्च करेंगे कि अगर आपको बाइक चाहिए या स्कूटी खरीदनी है, या आपकी समस्या है कि आपको कैसे जाना है, तो उसका सोल्यूशन आपने ढूंढा कि आपको बाइक या स्कूटी खरीदनी है। हाँ, तो अब उसके बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सी कंपनीज आपको प्रोवाइड करा रही हैं। तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सर्च करना शुरू करेंगे कि कौन कौन से कंपनीज हैं, क्या रेट है, कौन सा मॉडल इस टाइम आ रहा है, कौन अच्छा है। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, विकल्प जो कि हैं आपके, आपने इन्फॉर्मेशन जो है देखी, सर्च करी, तो आपको कुछ विकल्प आए सामने कि 2-3 को आपने जो शॉर्टलिस्ट किया कि इतने की इतने की इतने की ये इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं आपके लिए जो सूटेबल होंगी। उसके बाद आप क्या करते हैं, तब आप डिसीजन अपना बनाते हैं कि आपको क्या लेना। यानी कि शॉप पर पहुंचने से पहले ही तो देखिए वो एक अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग किस तरह की आप वस्तु खरीद रहे हैं। कुछ हम लोग जो होते हैं डायरेक्ट ही डिसीजन बनाते हैं, मार्केट में खड़े खड़े ही चीज़ें खरीद लेते हैं। कुछ को हम लोग घर से सोच करके जाते हैं। यहाँ जो मैं एग्जाम्पल लेकर के चल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद अब आपने अपना परचेज के लिए डिसीजन बना लिया कि हाँ आपको ये चीज़ लेनी है। उसके बाद आप क्या करते हैं, उस चीज़ को, प्रोडक्ट को, या उस जो भी स्कूटी या बाइक होगी उसको आप परचेज करेंगे। और उसके बाद आपकी बाकी की चीज़ें आ जाती हैं, उसकी जो आफ्टर सर्विसेज होती हैं। यहाँ पर तीसरा चरण पूछा था, तो तीसरे चरण में क्या होता है, आप विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, कि क्या क्या विकल्प है आपके पास अवेलेबल, और आपको उसमें कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि आपके लिए सुटेबल है कि सही प्राइस में सही आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा चरण जो है वो विकल्प का मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ। उद्देश्य और लक्ष्यों में एक दूसरे से प्रभेद किया जाता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्वांटिफिकेबिलिटी, स्पैम ऑफ मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उद्देश्य होते हैं और लक्ष्य होते हैं एक दूसरे से किस तरह से अलग होते हैं, प्रबंध के स्तर के संदर्भ में, या फिर परिमाणात्मकता के संदर्भ में, या फिर प्रबंध के विस्तार के संबंध में से कोई नहीं। तो उद्देश्य और लक्ष्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके कहाँ पर दोनों में अंतर हो जाता है कि जो मैनेजमेंट का होता है, आपके 3 लेवल होते हैं। आप हाई लेवल का होता है, मिडिल का और लो लेवल का होता है। तो 3 तरह के जो लेवल होते हैं, तो उन तीनों लेवलों में क्या होगा, अलग अलग होते हैं, उद्देश्य भी और लक्ष्य भी अलग अलग हो जाते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि आपका जो सबसे उच्च स्तरीय प्रबंध होता है वो नियोजन का, पूरी पॉलिसी डिसाइड करना, सारी नीतियां निर्धारित करना, ये सारे काम करता है। तो अब और जो आपका सबसे लास्ट लेवल का हो जाता है वो उन्हीं नीतियों को कार्यान्वित करता है। विश के लेवल का जो होता है, तो आपको जो हाई लेवल है, टॉप का लेवल है, और जो आपका जो है लोअर लेवल है, के बीच में सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन है, इनको पहुंचाना, लेके जाना, ये सारे कार्य करता है। तो क्या होता है, अलग अलग सबके उद्देश्य लक्ष्य हो जाते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपोनेड बाय। अभिप्रेरणा के एक्स का वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकग्रेगर ने किया था, हर्जबर्ग ने किया था, ऑस्ट्री ने किया था या फिर मास्लो ने किया था? तो एक्स और वाई विचारधारा जो थी इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था मैकग्रेगर ने किया था। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। अब क्या थी ये? तो दो तरह की थी, एक दी थी उन्होंने, एक वाई दी थी। एक विचारधारा जो थी वो आपकी ट्रेडिशनल है, परंपरागत है। इसमें नेगेटिव चीज थोड़ा सा वो रखा गया था दृष्टिकोण। इसमें माना गया था कि जो श्रमिक होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो अपने मन से काम करना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए उन्हें तरह तरह के जो कंपनी होती है वो प्रलोभन देती है, अट्रैक्शन देती है, जिससे कि वो काम करें अच्छे से अच्छे। और जो वाई है, वाई में ये माना गया था वो पॉजिटिव थोड़ी सी थी, उसमें ये माना गया था कि जो वर्कर्स होते हैं वो खुद ही काम करना चाहते हैं। अगर उनको अच्छी दिशाएं सारी चीजें मिलती हैं तो खुद वो मोटिवेट होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कार्य करने के लिए, अपनी शिक्षा से ज्यादा अच्छे से अच्छा वो कार्य करते हैं। तो ये दो आपकी जो थी। यहाँ पर जो आपको पूछ रहा है कि किसकी थी ये विचारधारा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। एक संगठन संरचना जिसमें स्वामित्व व प्रबंधन को अलग अलग किया जाता है कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो उस तरह की आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका स्ट्रक्चर कई तरह का होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है जैसे कि आपकी पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है, एकल होती है, वन जो कंपनी भी होती है तो वन पर्सन कंपनी कई तरह की होती है, पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है, बहुत तरह की होती है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि एक संगठन संरचना ऐसी है जिसमें जो ओनर है वो अलग है और मैनेजमेंट जो है वो अलग है, तो वो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाती है आपकी कंपनी। कंपनी में आपने पढ़ा होगा कि एक कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है, एक आर्टिफिशियल बॉडी मानी जाती है। तो इसके सदस्य है या फिर जो इसके ओनर्स हैं आए जाएं, इसका कोई कंपनी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। मैनेजमेंट में भी कंपनी अपनी जगह बनी रहती है, तो इसलिए क्या होता है कंपनी का मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग होगी। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियोज अच्छी लगी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक शेयर जरूर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।